एसी सर्किट, हाँ अच्छा अच्छा, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ कैपेसिटर, हाँ हाँ, बस इसमें ना हमने यहाँ तक लास्ट में ये करा था कि जो हम ये लेकर चले थे ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और फिर कुछ स्टेप्स फॉलो करके हमने आई जो है ये निकाला था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इसमें हमने ये देखा था कि जो करंट है वो ईएमएफ को लीड करता है बाई पाई बाई टू, ठीक है। तो इसका जो फेजर डायग्राम था वो हमने ऐसे देखा था कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। तो इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा ये ईएमएफ होता है, ईएमएफ को तो हम नॉर्मली ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। तो ये तो हो गया ईएमएफ ई, ठीक है। अब ईएमएफ ई जो है ये एंगल बना रहा है ओमेगा टी एक्स एक्सिस के साथ में, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल तो हो गया ओमेगा टी, ठीक है। और जो करंट है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब ओमेगा टी से पाई बाई टू ज्यादा है। तो जब एंगल ज्यादा होता है तो वो ऐड हो जाता है। ऐड कहाँ पर होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो आई है, आई विल बी लाइक दिस, ये आई हो गया। तो ई और आई के बीच का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कुल मिलाकर टोटल आप चेक करें तो टोटल आप देखेंगे तो क्या है फेज एंगल? फेज एंगल हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से बनता है। तो ये ई के केस में तो साइन ओमेगा टी है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से ई जो है वो एंगल क्या बना रहा है? ओमेगा टी। और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ में आई जो है वो एंगल कितना बना रहा है? देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। क्लियर? परसों, परसों हुई थी। चलिए जी, तो हमने ना इतना करा था। और इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारा आई था, हमने जैसे ये आई इज इक्वल टू आई नॉट लिखा था, तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि आई नॉट कितना था? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी, याद होगा। ठीक है, हमने क्या करा था, ये ओमेगा सी ई नॉट था, तो मैंने कहा कि मुझे तो ई नॉट अपॉन आर के साथ उसको कंपेयर करना होता है, तो ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी लिख दिया था उसको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में करा था। अब इसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको लिखना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हेडिंग डालिएगा, इसी में सब टॉपिक होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे इंडक्टर के केस में जो इंडक्टर इंडक्टर जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देते हैं। इसी तरह से कैपेसिटेंस जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, कैपेसिटेंस जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम बोल देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यूनिट दोनों की क्या होती है? ओम, ठीक है। नोट करें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे कंपेयरिंग द रिलेशन, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसे इंडक्टर के केस में करा था। कंपेयरिंग द रिलेशन आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, comparing the relation I naught is equal to E naught upon 1 upon omega c with the ohmic relation थोड़ा प्रेस कर देना तेजी से, हाँ जोर से दबा दो थोड़ा, बस बस, with the ohmic relation, with the ohmic relation I naught is equal to E naught upon R. With the ohmic relation I naught is equal to E naught upon R, we find that the factor 1 upon omega c, we find we find that the factor we find that the factor
1/ωc is the effective resistance or opposition offered by the capacitor, is the effective resistance or opposition offered, is the effective resistance or opposition offered by the capacitor to the flow of AC through it, by the capacitor to the flow of AC through it, it is called capacitive reactance and is denoted by XC. It is called capacitive reactance. It is called capacitive reactance and is denoted by XC. वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे और उसको डिनोट करते थे एक्सएल से, यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे और इसको डिनोट करेंगे हम XC से। ठीक है, अच्छा इसके बाद नोट करें दस XC इज इक्वल टू thus XC is equal to 1/ωc, या ओमेगा को हम क्या बोल देते हैं 2πfc, तो XC is equal to 1/2πfc, 1/2πfc। तो यहाँ से एक चीज और कहेंगे कि इसका भी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये भी एक तरह से क्या है, ये रेसिस्टेंस की तरह ही एक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे SI यूनिट ऑफ XC इज ओम्स। इसकी भी जो SI यूनिट है वो ओम्स ही होती है। अच्छा, अब जैसे हमने इंडक्टर के केस में देखा था, इंडक्टर के केस में याद करिए कि XL इज इक्वल टू 2πfL था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये देख लिया था कि जो हमारा XL है वो F के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या देखूंगा कि ये जो XC है ये F के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम हियर we see that, हाँ फ्रीक्वेंसी के XC is inversely proportional to F। ठीक है, we see that XC is inversely proportional to F, XC is inversely proportional to F। for AC and for DC, यहां पर लिख लीजिए for AC, ये तो AC के केस की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो AC के लिए हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे बट फॉर DC F is equal to 0, F is equal to 0, it implies that XC कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। करंट जाना बंद हो जाता है। ठीक, तो हम ये कहेंगे दस अ कैपेसिटर अलाउज AC टू फ्लो थ्रू इट इजीली, दस अ कैपेसिटर allows AC to flow through it easily but offers infinite resistance to the flow of DC, but offers infinite resistance
टू द फ्लो ऑफ डीसी, that is a capacitor blocks DC, that is a capacitor blocks DC। कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक ही कर देता है। अब यहाँ पर मैंने ना एक चीज देखी थी, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर के थ्रू डायरेक्ट करंट आसानी से पास हो जाता है, लेकिन वो ऑल्टरनेटिंग करंट को, एसी को, वो ब्लॉक कर देता है। अब इसका उल्टा है यहाँ पर कैपेसिटर में, कि कैपेसिटर में ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी आसानी से पास हो जाता है, लेकिन वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो इसको भी याद रखने का एक है बेवकूफों वाला तरीका। देखिए कि अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट करंट इज लाइक दिस, मतलब अगर डायरेक्ट करंट तो ऐसे है इस तरह से, और वहीं पर अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज लाइक दिस। ठीक, तो ऐसे कह देते हैं कि अगर ये कैपेसिटर है तो इधर से ऐसे डायरेक्ट करंट आ रहा है, तो डायरेक्ट करंट तो पास ही नहीं हो पाएगा, ये इसने रास्ता ब्लॉक कर दिया। और अगर ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया तो वो ऐसे आएगा, ऐसे बीच में से निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे ही याद रखने का तरीका है कि जो डायरेक्ट करंट है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो डायरेक्ट करंट जो है वो जो कैपेसिटर है डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है और ऑल्टरनेटिंग करंट को इजीली पास होने देता है। ठीक है, लेकिन तरीका ये है कि क्योंकि वो इतना ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करता है डीसी के लिए, उसका रेसिस्टेंस यानी कि रिएक्टेंस जो है ये इतना ज्यादा हाई होता है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, तो वो इतना ज्यादा हाई होता है कि करंट फ्लो हो ही नहीं पाता। ठीक है, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि इस केस में क्या है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की, रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो आप दो अच्छे से अच्छा, जितना भी अच्छे से अच्छा आप एसी दे सकते हैं, किसी भी एसी को ऑल्टरनेटिंग करंट को अच्छा तब माना जाता है जब हम कहते हैं कि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ठीक है, तो हम लोग भी पहले बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हम 50 हर्ट्ज तक पहुंच चुके हैं। 50 हर्ट्ज पर काफी पिछले लगभग 25-30 सालों से 50 हर्ट्ज पर ही काम चल रहा है हमारे कंट्री में। और जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 60 है, जो यूएस में है। यूएस में 60 हर्ट्ज पर काम चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक, तो 50 हर्ट्ज वैसे सही है, अच्छा है। तो हम ये कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कितना है, कम है। जब रेसिस्टेंस कम है तो फिर वो क्या करेगा, उसको जाने देगा आसानी से। ठीक है, बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अब यहां तक हमने ये देख लिया कि जो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है उसमें क्या होगा, उसमें हमारा करंट और ईएमएफ दोनों के दोनों एक फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, दोनों एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाएंगे ओमेगा टी। ठीक, अब हम बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट की। इंडक्टिव सर्किट क्या करता है कि उसमें करंट जो है इट लैग्स बिहाइंड बाई पाई/2। ठीक, और कैपेसिटिव सर्किट में क्या है कि करंट लीड्स अहेड बाई पाई/2, वो उससे पाई/2 आगे निकल जाता है। हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, और कॉम्बिनेशंस आप अपने आप कर सकते हैं, मैं भी करवाऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, हमको बस ये तीन फंडे याद रखने हैं कि अगर रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस में करंट और ईएमएफ सेम फेज में। ठीक है, और इंडक्टर में वो पाई/2 पीछे रह जाता है, करंट ईएमएफ से पाई/2 पीछे रह जाता है, और कैपेसिटर में वो पाई/2 आगे निकल जाता है। बस, तो ये चीज याद रखनी है। अब देखिएगा, और फेजर भी फिर आप खुद ही बना सकते हैं। देखिए, इसमें है एसी सर्किट विद रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। एसी सर्किट विद रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। एसी सर्किट विद रेसिस्टेंस, एसी सर्किट विद रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, जहां पर रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो सीरीज में लगे हुए हो, वहां कैसे। देखो जी, मैं यहाँ पर एक तो हमने ले लिया रेसिस्टेंस
और इसके साथ हमने इंडक्टेंस लगा दिया सीरीज में, और यहाँ पर मैं एक एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स के लिए ये सर्कल बना के उसके अंदर साइन वेव बना देते हैं। यहाँ मेंशन करिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज योर रेसिस्टेंस आर, दिस इज इंडक्टेंस कैपिटल एल। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सीरीज है, सीरीज में मुझे पता है कि करंट तो सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो हम ये कहेंगे कि रेसिस्टेंस में अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इंडक्टर में अलग होगा। तो देखो, अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करता हूँ तो रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैंने मान लिया V सबस्क्रिप्ट में R। ठीक है, और जो इंडक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है उसको मैं मान लेता हूँ VL, VR और VL। इसको डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि एक काम और करना है इसमें, आप चाहे साइड में कर लेना उसे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर इधर R और L, और यहाँ आप कहेंगे कि जो करंट इसमें जा रहा है ना, करंट है I करंट है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं VR की, तो VR क्या हो जाएगा, I इंटू R। और अगर मैं इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं तो VL, ये क्या हो जाएगा भाई, इंडक्टर का रेसिस्टेंस जो होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्सएल बोलते हैं। ठीक है, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज के बराबर, तो आई इंटू एक्सएल। ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंस निकाला क्यों गया था, ताकि हम उस झमेले से बच जाएं कि भाई इसमें बैक ईएमएफ होता है, उस बैक ईएमएफ से मैं उसको वोल्टेज ड्रॉप उसका माइनस एल डी आई बाई डी टी निकालता हूँ, फिर ईएमएफ में से उसको ऐड करा जाता है, तो वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही तो हमने ये देखा था कि इंडक्टेंस का जो रेसिस्टेंस, जो इंडक्टेंस रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम एक्सएल बोल देते हैं। तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, बिकॉज इट इज सीरीज कनेक्शन देयरफॉर इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई। उसके बाद, हाँ, हाँ ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक, अब आप ये देखिएगा क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस में क्या होगा कि करंट और ईएमएफ दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। तो मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया कि आई भी ऐसे ही है और वी आर भी ऐसे ही है, मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है। ठीक है, इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, पीछे रह जाता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो वोल्टेज है VL, वोल्टेज है VL, VL को ऐसे दिखा दो, और करंट उससे 90 डिग्री पीछे रह जाता है, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो करंट ऐसे दिखा दिया हमने I, ये 90 डिग्री का एंगल। समझ गए? ठीक है, नहीं समझे? देखिए, हमने ये कहा कि रेसिस्टेंस के केस में करंट जो है और वोल्टेज दोनों के दोनों वो सेम फेज में रहते हैं, तो मैंने बोला कि ये I और ये VR दोनों के दोनों सेम फेज में हो गए। ठीक, फिर हमने कहा कि अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे I और VL। अब क्योंकि करंट जो है सीरीज में करंट सेम रहता है, तो मैंने ये कहा कि जब मैं करंट को ऐसे दिखा रहा हूँ ना हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पर भी करंट को लेफ्ट से राइट दिखाओ, पर करंट को लैग बिहाइंड करवाना है, ऐसा दिखाना है कि वो पीछे छूट गया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को आगे दिखा दो 90 डिग्री। करंट लैग्स बिहाइंड का मतलब क्या, वोल्टेज लीड्स अहेड। ठीक है, जितना अमाउंट वो पीछे रह जाता है उतना ही अमाउंट वो आगे निकल जाता है वोल्टेज। तो VL को यहाँ दिखा दिया। बताइए जी, क्लियर है इतना? अभिनव, ईशान, कनिष्का, मिलन, सभी को क्लियर है? सर। वंशिका, सचिका, ऋषा? यस सर। यस। ठीक है, चलिए, ये करने के बाद में फिर देखिएगा, हाँ, अब फेजर डायग्राम देखना। फेजर में किसी को प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताना मुझे, फेजर डायग्राम बनाने वाला हूं मैं इसका। फेजर डायग्राम
और सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलआर सर्किट, एलआर मतलब एल फॉर इंडक्टेंस एंड आर फॉर रेसिस्टेंस। फेजर डायग्राम फॉर सीरीज एलआर सर्किट। ये देखिएगा, सबसे पहला काम यहाँ पर हमारा होता है कि हम ई बनाएंगे, ईएमएफ। एक मिनट, इसको आगे बनाऊं क्या? हाँ, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में तो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई तो फेजर में वाई और वाई डैश, ये हो गया एक्स और एक्स डैश। अब सबसे पहले बनाएंगे ई। कि मैंने ई बना लिया इस तरह से, ठीक। अब क्या है कि जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और वोल्टेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि एक तो वी आर है वोल्टेज जो कि रेसिस्टेंस के पास जा रही है, और एक है वी एल जो कि इंडक्टर के पास जा रही है वोल्टेज। तो दो वोल्टेजेस हो गई हमारे पास। हाँ, अब यहाँ से मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि मैंने करंट को तो सेम ही दिखाया, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो वोल्टेज वी आर है और जो ये वोल्टेज वी एल है, इन दोनों में भी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये आई के साथ ही उसी डायरेक्शन में जा रहा है वी आर भी, और वी एल जो है वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ तक क्लियर? हाँ। अरे उसके लिए ना ऐसे बोल दिया करो, तुम ऐसे ऐसे करते हो तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि करंट इसी डायरेक्शन में है, वी आर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि इधर करंट में और वीएल में 90 डिग्री का एंगल है, तो करंट जिस डायरेक्शन में, हमारा वीआर भी तो उसी डायरेक्शन में, यानी कि वीआर और वीएल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि मैं वीआर बनाऊंगा, तो पहले तो जैसे हमने ये ई लिया ना, तो ई एंगल बनाएगा इसके साथ में ओमेगा टी। ये ओमेगा टी मैं नीचे को करके दिखा रहा हूँ मुझे। क्यों नहीं आता? बता तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। हाँ भाई देखिए, हम ये कहेंगे कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो जो E है, जो हमारा ईएमएफ है, वो एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है, दैट्स इट। अब ये इस तरह से ही क्यों दिखाया जाता है वो भी बताऊंगा अभी आपको। बोलो। क्यों नहीं आएगा? फेजर डायग्राम आ गए 4 बने हुए, बताओ कौन सा है आरएल सीरीज सर्किट का, बताइए। चलिए वो ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन अगर मान लो कुछ हमसे ऐसा पूछा जाता है कि आप इसका फेजर डायग्राम बनाकर दिखाइए, है ना, तो केस स्टडी में पूछा जा सकता है। अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन तो उसमें समझ में आएगा। ये तो बहुत जरूरी पार्ट है इसका जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल है ओमेगा टी। अच्छा, इसके बाद मैं ये कहूंगा कि मैं वी आर बनाता हूं, तो हमने क्या करा, क्योंकि ईएमएफ में से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ईएमएफ में से हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो वी आर जो होगा और वीएल जो होगा ये ईएमएफ से कम ही कम होंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने वी आर इधर बना दिया ऐसे। ये एक्स एक्सेस पर क्यों लिया? अच्छा, तुम्हें एक एक लेक्चर भेजूंगा मैं, उसमें ना बस ये देख लेना कि जो हमारा ये साइन वेव है ना, इस साइन वेव से ही मैंने कोरिलेट करके बताया था कि फेजर डायग्राम ऐसे सर्कुलर बनाते हैं। और वो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे एक्स एक्सेस से, जो एंगल्स है ना 0 90 डिग्री, वो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सेस से। तो इसीलिए मैंने एक्स एक्सेस से स्टार्ट करा। बस मैं बता दूंगा एक बार और, अगर प्रॉब्लम है ना, और भी भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चों को फेजर डायग्राम में प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं एक और क्लास ले लूंगा, बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो बुला लूंगा तुम्हें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ईशान, आवाज आ रही है? ईशान, ईशान टी, ईशान टी, आवाज आ रही है?
शॉर्ट में उसने ईशान टी लिखा हुआ है, बोल ही नहीं रहा है। ये अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील यही ले रहा है इस टाइम अभिनव। इसने वो कॉशन वाला डेंजर वाला वो सिंबल भी लगा रखा है अपने नाम के आगे, जो होता है ना वो 440 वोल्ट वाला, वो ऐसे जिसमें वो, हाँ वही बना रखा है इसने। अभिनव समझ में आ रहा है? ये हंस रहा है अभी। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जैसे ये तो वीआर हो गया। हाँ, तो अब मैंने ये कहा कि वीआर को मैंने ई से थोड़ा सा कम क्यों दिखाया है, क्योंकि ई इस ईएमएफ में से ही तो डिस्ट्रीब्यूट होकर ये और ये निकल रहे हैं, तो मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया। अब यहाँ पर ना हम ये कहेंगे ये जो वीआर है, इस वीआर में और ई के बीच में जो एंगल है उसको मैंने फाई ले लिया, फाई। इनके बीच में भी कुछ तो एंगल होगा, तो उसको हमने फाई ले लिया बस। अच्छा, तो चलिए पहले फिलहाल सिर्फ इतना। तो ये वी आर है। अब बात करेंगे वी एल की। वी आर से 90 डिग्री आगे, दोबारा बोलो, परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये जो वी आर है, वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन होता है उससे हमने ये देखा था कि वोल्टेज में और करंट में बड़ी वैल्यू किसकी होती है, वोल्टेज की या करंट की? वोल्टेज की। वोल्टेज की बड़ी वैल्यू होती है। और वोल्टेज और करंट वी आर यानी कि रेजिस्टेंस के केस में सेम फेज में होते हैं। तो यहीं पर इस एरो को थोड़ा सा पीछे दिखा दोगे, ठीक है, और यहां लिख दोगे आप आई, यहां लिखेंगे आई, समझ गए? क्योंकि वी आर और आई दोनों के दोनों सेम फेज में है, और आई जो है वो वोल्टेज से हमेशा कम ही होता है, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। चलिए 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ बस, 1 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो अभी टेंशन मत लो भाई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर, वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर, वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर। अब वी आर वेक्टर क्या है? वी आर वेक्टर है हमारा आई इंटू आर, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम ना मैं इस वाले ट्रायंगल में लगा दूंगा, ई, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें मैं कैसे लगाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे को वी आर दिखाई दे रहा है, ये, और ये जो वी एल है ये वेक्टर है, तो वेक्टर को पैरेलली अगर लेकर आऊं तो इधर वाला ये भी वी एल ही कहलाएगा, इसको भी वी एल ही बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलेगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा ई का स्क्वायर, और ई भी ना बोलकर ई नॉट बोले, उसकी जो पीक वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है उसका, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर, वी नॉट, और ऐसे लिखना जैसे वी नॉट की पावर आर हो, वी नॉट आर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वी एल है, वी एल की पीक वैल्यू हो गई वी नॉट एल, वी आर की पीक वैल्यू हो गई वी नॉट आर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ये समझे? हम्म, अच्छा, तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज डालिए आप, ई नॉट स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, और जब वी नॉट आर के स्क्वायर की बात करते हैं तो वी नॉट आर कितना हो जाएगा? वी नॉट आर कितना? आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, और वी नॉट क्या हो जाएगा? वी नॉट एल आई नॉट इंटू एक्सएल का स्क्वायर। हाँ, ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें लेंथ ही तो निकालनी होगी, और जो लेंथ है वो लेंथ मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आ गया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर
प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालें आप, यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालें, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। तो ये ऐसे हो गया आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। फिर आई नॉट अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट, तो ई नॉट स्क्वायर का अंडर रूट तो ई नॉट ही हो गया, और ये क्या हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, जो आई ई नॉट के नीचे लिखा हुआ है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये आरएल सीरीज सर्किट के इफेक्टिव रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है भाई। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। नोट करें कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज द effective resistance of the series LR circuit, effective resistance of the series LR circuit, and is called its impedance, and is called its impedance। ठीक है, क्या होता है कि जैसे सिर्फ इंडक्टर की वजह से अगर मैं देखूं तो सिर्फ इंडक्टर जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोल देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिर्फ कैपेसिटर जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको तो रेसिस्टेंस ही बोलते हैं। लेकिन जब अलग अलग ये जो कंपोनेंट्स है ना, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, जब इनके कॉम्बिनेशन से कोई इफेक्टिव रेसिस्टेंस बन के आता है तो उसको हम इम्पीडेंस बोल देते हैं। तो ऐसा यूनिट इम्पीडेंस की भी ओम ही होगी। ठीक है, तो इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को कहेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब देखें z इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और क्या कहा जा सकता है, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ज्यादा चाहो तो इसकी वैल्यू डाल दो बस। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये एक्सएल की वैल्यू है, इस वजह से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये करने के बाद में फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने देखनी है यहाँ पर, वो ये है कि हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, हम जब भी कभी किसी भी सर्किट की बात करते हैं, चाहे वो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटिव हो, प्योरली इंडक्टिव हो, तो उसमें मैं ईएमएफ लेकर चलता हूँ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर मेरा टारगेट होता है करंट निकालने का, तो मैं आई निकालता हूँ। तो अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर भी तो हमने आई निकाला, तो एक तो आई की पीक वैल्यू निकाल के मैंने ये देख लिया कि ये जो पूरा सर्किट है ये इफेक्टिवली रेसिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, वो तो ये आ गया। लेकिन जब हम आई निकालते हैं तो आई को भी तो देखेंगे ना कि आई कितना लैग कर रहा है या कितना लीड कर रहा है। तो यहाँ पर जो आई है ना वो ईएमएफ से पीछे है, ईएमएफ से पीछे है, यानी कि लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय हाउ मच एंगल, बाय हाउ मच फेज, फाई, फाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि current lags behind the EMF by phase angle phi. Here, current lags behind the EMF by
लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं, जैसे ईएमएफ है ई, जैसे ईएमएफ ई है, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ओमेगा टी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आई की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये बिल्कुल सही, ये वाला एंगल कितना बचा भाई, ये पूरा तो ओमेगा टी, ये वाला फाई, तो ये कितना बचा ओमेगा टी माइनस फाई। मैं इधर लिख रहा हूं ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस फाई। जब हमने सिर्फ प्योर इंडक्टर के केस में देखा था कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो मैंने बोल दिया था कि जो करंट है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाई पाई बाई टू। अब हम बोलेंगे कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ बाई फाई, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये सवाल उठता है कि भाई ये फाई जो एंगल है, ये फाई एंगल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो वो भी आसान है, बता देंगे आप। फाई कैसे निकालोगे, यही वाला डायग्राम ले लो, ये जो राइट ट्रायंगल है, जिस राइट ट्रायंगल पे हमने पाइथागोरस लगाई थी, तो यहाँ से मैं tan फाई निकाल लूंगा, tan फाई विल बी इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर, ठीक है। तो फेज एंगल इज गिवन एज फेज एंगल फाई is given as tan phi is equal to मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड वी एल अपॉन वी आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लेंगे वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर। अब भैया वी नॉट एल कितना था, वी नॉट एल था आई नॉट एक्सएल, और वी नॉट आर कितना था आई नॉट आर, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये आया tan फाई, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर बोल दो, या एक्सएल की वैल्यू डालो ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। अब आप लोगों के लिए इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक काम करके, एक काम करना, जैसे अभी मैंने देखा रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस को मैंने सीरीज में लगाया, अब आपके लिए जो काम है रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाना, ठीक है। रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में लगाना और फेजर डायग्राम आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ये दिखाया कि भाई दोनों के बीच में ये जो VL है ये VR से 90 डिग्री आगे है, वहां पर जो VC होगा वो VR से 90 डिग्री पीछे होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां करंट जो है वो लीड अहेड करता है बाई पाई बाई टू, यहाँ पर लैग बिहाइंड करता है, ठीक। तो आप देखेंगे कि बस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर इंपीडेंस निकाला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वहां आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखना बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ एंगल का अंतर आएगा बस। तो आप करके देखना, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस बल्कि कोशिश करना खुद से ही करने की। ऐसे ही RLC सीरीज सर्किट, वो भी आप खुद ही कर सकते हैं, वो भी खुद ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक बार करके देखना, एक या दो जगह अटकेंगे जरूर, जहां भी डाउट आएगा वो पूछना मेरे से, ठीक है। चलिए जी अगली क्लास में देखते हैं, फिर आज इतना ही करेंगे। नहीं कल नहीं ले रहा क्लास, अब तो सिलेबस हो चुका है, अब क्या संडे को क्यों परेशान करना। हाँ हाँ वो करा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। ट्रांसफार्मर है, AC जनरेटर है, नहीं नहीं है, अरे है। एक मिनट जरा नोट नहीं हुआ। हाँ हाँ कर लो कर लो, AC जनरेटर है सिलेबस में। चलो अगर नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे तो ध्यान है कि है, मैं वेरीफाई कर लूंगा एक बार फिर से। ओके ओके, क्या हुआ, सिलेबस देख रहे हो, सिलेबस मेरे पास भी है ना, वो दिखाता हूँ अभी, रुको अर्श देख लेते हैं, देख लेते हैं, सिलेबस था मेरे पास।
हाँ है, वही तो मैं कह रहा हूँ। LCR सर्किट के बाद रेजोनेंस है, फिर पावर एंड एसी सर्किट। रेजोनेंस तो उसी में है, एलसीआर में ही है रेजोनेंस। पावर एंड एसी सर्किट से फिर ये वो सब छोटे छोटे सब टॉपिक्स उसी के अंदर है। ओके प्रिशा, मीटिंग एंड कर दूं? Yes, sir. Thank you. ओके